आमिश सादगी, सच्चाई और कदीम रवायतों से जड़ा हुआ हुसैन कुबैला। आमिश कबीले के बारे में कभी कहीं पढ़ा था। उनकी दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें सुनकर इन लोगों से मिलने या उन्हें देखने की ख्वाहिश शदीद तर हो गई। अपने गुज़िश्ता दौरा अमेरिका में उनकी तरफ ना जा सका था, जिसका बहुत मिलाल था। अपने दूसरे फेरे में इस मौके को ज़ाये नहीं किया जा सकता था, सो अपने अजीज दोस्त डॉक्टर फजल महमूद के साथ मैंने एक भरपूर दिन उनके मुख्तलिफ गोठों में गुजारा। सच कहता हूं, मजा आ गया। मैं इस दौरे को अमरीकी दौरे का हासिल कहूं तो गलत ना होगा। आमिश अमेरिका की लगभग 31 रियासतों में आबाद वो कदीम बाशिंदे हैं जो सदियों कबल जर्मनी और उसके अतराफ से चले और अमेरिका आकर यहाँ मुख्तलिफ रियासतों में मुकीम हो गए। खेती बाड़ी या ज़राअत से मुतालिका काम उनका पेशा था, जो आज तक है। उनकी बड़ी तादाद अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में आबाद है, जो 35,000 खानदानों पर मुश्तमिल है। हम इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हैं उसका नाम लंका सिट्र है। आमशी इलाकों का हुसन ये है कि ये लोग नए अहद में भी अपनी है पुरानी रवायतों और कदीम तौर तरीक़ों से चमटे हुए हैं और किसी तौर अपने आप को नए अहद से जोड़ने को तैयार नहीं। हद तो ये है कि ये लोग अपने इलाकों में बजली तक हैं इस्तेमाल नहीं करते। अपनी अंधेरी रातों को आज भी कदीम तरज के लीम्प और फानूस से इजाले हुए हैं। फितरत और फितरत के हुस्न से जड़े ये लोग सादगी और सच्चाई का अजब नमूना हैं। बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से कोसों दूर ये कनात पसंद आमिश अपनी महदूद दुनिया में खुश और मगन हैं। अंदाज़ा लगाइए कि उनके पास कल 4 जोड़े कपड़े होते हैं। उससे ज्यादा का तसव्वुर भी नहीं करते। एक पहनने के लिए, एक धल्लाई के लिए, एक पेशा वराना काम के लिए और एक शायद किसी तकरीब के लिए। आमिश किसी बनक में अकाउंट नहीं खोलते, सूदी कारोबार से दूर रहते हैं, टैक्स देते हैं, मगर टैक्स के बदले कोई सहूलत नहीं लेते। कनात और सादगी ने उनकी जिंदगी को एक खास तरह के हस्न से भर दिया है? आन की आंखों में जादू है और उनके चेहरों पे मकनातीसी कशिश। आमिश लोग किसी डॉक्टर से जदीद अद्वियात के जरिया अपना इलाज नहीं करवाते। घरेलू टूट के ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी तरीका इलाज से काम चला लेते हैं। मेहनत और फितरत से करीब रहने के बायस हमेशा चाक वचो बंद रहते हैं। ताज़ा और खालिस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल उन्हें हमेशा सेहतमंद रखता है। लीजिए, कुछ शादी ब्याह के बारे में भी सुन लीजिए। शादी के लिए उम्मा उबारिश्ता नहीं ढूंढते। लड़का अपनी दिलहन खुद पसंद करता है, मगर लड़की से खुद नहीं कह सकता। अगर इजहार कर बैठा तो लफंगा कहलाएगा। लड़का अपनी पसंद का इजहार अपने मजहबी राहनिमा यानी बश्प से करता है और बश्प साहब उसे बहुत अहमियत देते हैं। वो लड़की के अहल खाना से मिलकर मामलात का जायजा लेते हैं। कोई रकावट ना हो तो शादी हो जाती है। शादी की तकरीब में 500 या 600 अफराद शरीक होते हैं। शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को तहफा देने का रवाज नहीं है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन हनीमून मनाने के लिए एक बग्घी में घूमने निकलते हैं, और घूमना भी क्या, वो हर इस घर तक जाते हैं जिसके मकीन उनकी शादी में शरीक हुए थे। नोबिया हाथा जोड़ा उनका शुक्रिया अदा करता है और जवाब में मेज़बान उन्हें तहफा पेश करता है। वो तहफा जो शादी की तकरीब में उन्हें नहीं दिया गया था, लीजिए वो तहफा अब हाजिर है। जिस बग्घी में यह नोबिया हाथा जोड़ा घूमने के लिए निकलता है, वही बग्घी यहाँ की उमूमी सवारी है। जदीद ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने से उमूमन ग्रीज किया जाता है। ख्वातीन शादी से कबल सफ़ीद इपरन पहनती हैं। शादी के वक्त ये इपरन संभाल के रुख लिया जाता है, जो बाद इज़ मर्ग पहनाया जाता है। शादी के वक्त लड़के पर लाजिम है कि वो मुख्तसर सी अलामती दाढ़ी का आगाज कर दे। किसी की लंबी दाढ़ी देखें तो समझ जाएं कि उसकी शादी मुद्दतों पहले कभी हुई होगी। लड़की को सफ़ीद इपरन में देखें तो समझ लें कि अभी लड़की की शादी नहीं हुई। याद रखिए कि आमिशों के यहाँ तलाक या अली हदगी का कोई तसव्वुर नहीं। मियाँ बीवी आखिरी सांसों तक एक दूसरे के अच्छे साथी बनकर रहते हैं। बच्चे पब्लिक स्कूल नहीं जाते, बल्कि अपनी बरादरी के कायम करदा स्कूल कारख करते हैं। 8वें तक रवायती तालीम हासिल करने के बाद हुनर सीखते हैं। यहाँ हुनरमंदी को बहुत अहमियत दी जाती है। एक बात जानकर कितना अच्छा लगा। दुकानदार अपनी दुकान पर रखी अशिया की कीमत वहीं लिख देते हैं और साथ ही एक बक्स भी रख देते हैं। आप मतलूबा चीज की कीमत पढ़ें और पैसे बक्स में डाल दें। आपने अगर बक्स में पैसे डाले हैं तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे।
कम डॉलर तो उस पर खफा होने के बजाय समझेंगे कि आपकी कोई मजबूरी होगी, वरना आप तो ऐसे नहीं कि जानबूझकर कम पैसे डालें। वाह, क्या कहने डच और अंग्रेजी जबानें बोलते हैं। ईसाइयत उनका मजहब है, मगर पूरी बस्ती में कोई चर्च नहीं। आस मकसद के लिए एक माह में 2 बार कोई एक शुदा घर मजहबी आबादात व रसूमात के लिए अपनी खदमात पेश करता है। सुबह ही से खाने पकाने और मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस पूरे सफर में सारा मेरी राहनुमा और गाइड थीं। सारा ने हमें बहुत मजे मजे की बातें बताईं। हर नए लम्हे हैरतों के बहुत से द्रखले, मगर बहुत सी बातों को आइंदा किसी वक्त के लिए उठा रखते हैं। फील वक्त तो तस्वीरें देखिए और मेरे साथ इस मंजर का हिस्सा बन जाइए जो पूरी तरह मेरी रूह में तहलील हो चुका है। क्लास दहम के तलबा बहुत परेशान थे। परेशानी की वजह साइंस मज़ामीन के असातिज़ा कराम का रवैया था। ये नहीं था कि वो जानबूझकर तुलबा को मारते थे, बल्कि उनका मकसद ये था कि मुस्तकबल के मेमार अपनी पढ़ाई को संजीदगी से लें और सालाना इम्तिहान में नुमायां कामयाबी हासिल करें। लेकिन तलबा ये समझते थे कि ये हमें जानबूझकर पैंटते हैं। खास तौर पर सर हफीज जो मीथ पढ़ाते थे, उनको अल्लाह वास्ते का बीर था। मिजाज में बहुत, पढ़ाने में निहायत माहिर, संजीदगी, मगर किसी बच्चे की गलती को मुआफ नहीं करते थे। पूरी क्लास में अंजुम ही वाहिद लड़का था जवान इसातिज़ा कराम की मारपीट के आगे मुजाहमत करने की जरात करता, और इसी तरह उसने अपने कुछ हमनवा भी बना लिए जो आने वाले हर असातिज़ा को मौके मिलते ही तंग करने से बाज ना आते। कभी अंजुम अलमारी में इल्फी डाल देता कि ना अलमारी खिले और ना मौला बख्श उस्ताद के हाथ में आए, कभी मौला बख्श को छिपा देता। एक रोज सर हफीज ने मीथ का टेस्ट लिया, जिसमें चंद तलबा ने तो कुछ न कुछ कर लिया, मगर अंजुम फील हो गया तो सर हफीज ने मौला बख्श की मदद से अंजुम को पीट डाला कि अचानक अंजुम ने आगे बढ़कर सर हफीज की कलाई को जोर से मुरूड़ दिया और दर्द की शिद्दत से उन्होंने मारना छोड़ दिया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कहा कुछ नहीं, मगर खामोशी से रजिस्टर उठाया और क्लास रूम से चले गए। बजाय उसके कि अंजुम शर्मिंदगी महसूस करता, उसने निहायत ढिठाई से बड़े फख्र से हर एक तालिब इल्म को बताना शुरू कर दिया। स्कूल में क्लास दहम के तलबा शरारती टोले के नाम से मशहूर हो चुके थे। हर उस्ताद के साथ मजाक करना आवाजें किस्नान का मामूल बन चुका था, और कई बार हेड मास्टर ने भी प्यार और सख्ती के साथ कई बार तनबिया की, मगर चंद दिनों बाद दोबारा इसी तरह हो जाते। गर्मियों की छुट्टियां बिल्कुल करीब थीं और हर उस्ताद की कोशिश थी कि कम वक्त में अपने तुलबा को ज्यादा से ज्यादा इल्म दें कि उन्हीं दिनों में इब्तदाई तरबियत पाने वाले असातिज़ा कराम भी आ गए और सब उसातिज़ा ने अपने अपने कमरे मिलते ही उसे सजाना शुरू कर दिया। हर कमरा जमायत खूबसूरत व रंगीन तस्वीरी चार्ट से बहुत दलक्ष मंजर पेश कर रहा था। जमायत दहम के तुलबा को पढ़ाने की जिम्मेदारी सर अमीन के हिस्सा में आई। ये इस्लामियात के उस्ताद थे, मगर हसब मामूल इन तुलबा ने भी उनको उस्ताना शुरू कर दिया। खुद भी और दूसरों को भी अपने हाथ मिलाकर कमरा जमायत में इतना शोर बरपा करते कि कान पड़ी आवाज सुनाई न देती, और उस्ताद मोहतरम बार बार खामोश होने का कहकर हलकान हो जाते थे, मगर उन्होंने निहायत सब्र के साथ यह सलूक बर्दाश्त किया। ये तरबीती इसातिज़ा कराम 15 योम के लिए इस स्कूल में आए थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी शुरू के दिन हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये तलबा हमारे साथ मानोस हो जाएंगे। मगर तुलबा का हतक आमेज रवैया दिन बदन बढ़ता जा रहा था। 15 योम बौदान तरबीती इसातिज़ा की जांच पड़ताल के लिए टीम ने आना था, जो उनकी कारकर्दगी को देखने के बाद उन्हें मुस्तकबल का उस्ताद बनाने में अहम किरदार अदा करती है। उस्ताद अमीन को पढ़ाने के लिए उस्ताद एक अजीम शख्सियत का मौजूआ मिला था, जिस पर वो रोजाना सैर हासिल गुफ्तगू करते। उन्होंने बताया कि अजीज तलबा उस्ताद को माशरे में एक बुलंद मकाम हासिल है, से वो फर्ज सौंपा है जो अल्लाह ने रसूलों और पैगंबरों को सौंपा था, यानी लोगों को तालीम और इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना। वो आपको जहालत के अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। हदीस कुदसी है कि उस्ताद की हैसियत रूहानी बाप की है। उसका हक अपने शागिर्दों पर इतना ही है जितना कि बाप है का अपनी औलाद पर है। आपके घर वाले आपको यहाँ इसलिए भेजते हैं कि आप पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाएं। अगर खेल तमाशे में वक्त गुजार दिया तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। आप उस्ताद की दिल से इज्जत व एहतराम करें।
उस्ताद अमीन ने तलबा को बताया कि जब मुअज़्ज़िज़ मेहमान कमरा जमात में आएं तो आपने किस तरह का अंदाज अपनाना है। उन्होंने चीदा चीदा तलबा को सवाल व जवाब भी समझा दिए थे। उस्ताद अमीन ने सवाल पूछा तो एक तालिब इल्म ने खड़े होकर जवाब देने लगा तो अंजुम ने आवाज लगाई, अबे अवहकले, क्यों उस्ताद को वक्त जाया कर रहा है, चल बैठ आराम से। उस्ताद अमीन को यह बात नागवार गुजरी मगर खामोश रह गए। उन्होंने एक और सवाल का जवाब तालिब इल्म से पूछा तो वो अभी जवाब दे रहा था कि ईस की बात से अंजुम ने जोरदार कहकहा लगा, या तो देगर तलबा भी हंसने लगे। अब उस्ताद अमीन ने उसे कान पकड़कर डेस्क से बाहर निकाला और एक जनाटेदार थप्पड़ जोड़ दिया तो अचानक कमरा जमात का माहौल यकस्सर तब्दील हो गया। तलबा को तरबीती उस्ताद से इस तरह के रवैया की हरगुज तवक्का न थी। उस्ताद अमीन ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में उस्ताद हफीज भी बता रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि ये नौबत आए, मगर तुमने बिल्कुल मजबूर कर दिया। औस ने हिम्मत करके बाएतिमाद होकर सवाल का जवाब दियावर किया। आप में हिम्मत थी। अभी उस्ताद अमीन इंजुम को मजीद समझाना चाह रहे थे कि अचानक कमरा जमात में मेहमान इसातिज़ा आना शुरू हो गए। तमाम तलबा ने खड़े होकर अस्सलाम अलैकुम के अल्फाज अदा किए। जवाब में उन्होंने भी वालिकुम अस्सलाम और बिल्कुल पीछे के डिस्को में जाकर बैठ गए और इशारा करके उस्ताद को पढ़ाने का हुक्म दिया तो उस्ताद अमीन ने लहजे को नर्म और शाइस्ता बनाते हुए कहा, अजीज तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि चंद दिनों से उस्ताद की अजमत के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि उस्ताद इल्म की शम्मा रोशन करता और जहालत के अंधेरे दूर करता है। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो उस्ताद को उस्ताद समझते हैं, औस की कदर करते हैं, औस की अजमत व बड़ाई को मानते हैं, औस के पढ़ाए हुए सबक को अच्छी तरह ज़हन नशीन करते हैं। वक्त पर पढ़ना और वक्त पर खेलना ही अच्छे तालिब इल्मों की निशानी है। याद रखना गया, वक्त कभी हाथ नहीं आता। अगर आपने ये वक्त गुजार दिया तो आप सारी जिंदगी एक नाकाम इंसान की तरह गुजार देंगे और अल्लाह न करे कि आप बाजार में रेढ़ियां लगाएं। अगर उस्ताद आपको मारता है तो आपके भले और फायदे के लिए ही हर उस्ताद हर तालिब इल्म को अपना बेटा समझता है। उस्ताद आपको माशरे में एक बुलंद मकाम पे फायज होता देखना चाहता है। इजीज तलबा, आप खूब पढ़ो, इसकी कदर करो। अंजुम शर्मंदगी से सर झक हुए बैठा था, मगर दिल में उसने ये अहद कर लिया था कि आज से वो दिल लगाकर पढ़ेगा और उस्ताद की कदर करेगा। इसने दिल में ये इरादा भी किया कि उस्ताद की इज्जत करने में ही कामयाबी का राज छिपा है। नासिर 10वें जमात का तालिब इल्म था और पढ़ाई समेत हर काम में सुस्त था। एक दिन स्कूल में उर्दू के उस्ताद का लेक्चर सुन रहा था। उन्होंने कहा, इलामा इकबाल ने नई नस्ल को शाहीन सिफत कहा था। आन के हर शायर में कोई न कोई पैगाम छिपा होता है। एक शायर में शायर मशरिक ने नौजवानों से खिताब किया है। इसमें भी एक नसीहत पोशीदा थी। जवानों को मरी सहर दे फर इंशाहें, बच्चों को बालो पर दे। इस शायर में अलामा इकबाल अल्लाह ताली के हुजूर दुआ कर रहे हैं कि ए मेरे अल्लाह, मेरी कौम के सारे नौजवानों को मेरी सुबह के वक्त की वही फरियाद अता करने की तौफीक दे जो तूने मुझे दी है। ये शाहीन बच्चे हैं, अन्हें वो बालो पर यानी वो बाजों और परवाज की वो कुव्वत अता कर जिनकी मदद से वो बुलंदी पर पहुंचकर कामयाबी हासिल कर लें। शाहीन जैसी परवाज के लिए हिम्मत, जस्तजू, बुलंद सोच, मेहनत, रियाजत दरकार है और उसके लिए कौम को सुस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सुनकर नासिर तो जैसे कहीं खो गया था। नौजवानों के लिए अलामा इकबाल की सोच और फिक्र के बारे में सोचता रहा। घर आकर वो खिलाफ मामूल खामोश रहा। दोपहर का खाना खाने के बाद वो सो गया। ख्वाब में उसकी मुलाकात अलामा इकबाल से हुई। उन्होंने थपकी देते हुए नासिर से कहा, बेटा, मैं तुम सबका इकबाल हूं, उठो और एक नई सुबह का आगाज करो। नासिर की आंख खुली तो उसने इरादा किया कि वो अपने आप को इकबाल के अफकार के मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा। हर वक्त सुस्त और लाउबाली सा नजर आने वाला लड़का चंद ही दिनों में बदल चुका था। अब वो सुबह सुबह उठता, नमाज फज्र अदा करता, फिर सुबह की सीर करता और पढ़ाई पर भी तौजह देता। इसके अंदर आने वाली इस तब्दीली पर लोग हैरान होने के साथ खुश भी थे। उम्मी अबू ने उससे इस खुशगवार तब्दीली का पूछ ही लिया, जिस पर उसने इकबाल के अशयार और ख्वाब में आने वाले हजरत इलामा इकबाल के बारे में बताया। शाबाश बेटे शाबाश, नासिर के अबू ने खुश होकर कहा।
फिर सबने देखा कि मैट्रिक के इम्तिहान करीब आते ही नासिर ने भरपूर मेहनत की। उसके तमाम पर्चे बहुत अच्छे हुए और 3 माह बाद जब उसका नतीजा निकला तो उसने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे। वो अपने स्कूल में धूम आया था। उसके वालिदीन, असातिज़ा और बहन भाई बहुत खुश थे। इस खुशी में शाम को घर पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। एक आदमी दौलत कमाने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हालैंड गया। वो हालैंड के दाराल हुकूमत एम्स्टर्डम पहुंचा। इस शहर में इधर उधर घूमते फिरते उसने एक बहुत आलीशान इमारत देखी। बहुत देर तक इमारत को देखता और सोचता रहा कि ये किस शख्स का मकान है, कौन खुशकिस्मत शख्स उसमें रहता होगा, वो कितना मालदार होगा। एक आदमी करीब से गुजर रहा था। मुसाफिर ने उस शख्स से पूछा कि ये किसका मकान है, तो इस आदमी ने कहा केनीटो वरस्टन। हालैंड की जबान में उसका मतलब है मैं आपकी बात नहीं समझा। लेकिन मुसाफिर ये जबान नहीं जानता था, इसलिए उसने समझा कि ये आदमी मकान मालिक का नाम केनीटो वरस्टन बता रहा है। उस आदमी की ये ख्वाहिश अब और भी बढ़ गई कि वो छोटी मोटी नौकरी या मेहनत मजदूरी करने के बजाय कोई बड़ा काम कर खूब कमाए और बहुत सारी दौलत इकट्ठी करे। इस फिक्र में उसने और ज्यादा कोशिश शुरू कर दी। एक दिन वो समंदर के किनारे पहुंचा। उसने देखा एक बहुत बड़ा जहाज गोदी पर लगा हुआ है और हजारों मजदूर सामान उतार रहे हैं। मुसाफिर ने एक आदमी से पूछा, ये जहाज किसका है? जवाब मिला, केनीटो वरस्टन। मुसाफिर फिर यही समझा कि ये जहाज के मालिक का नाम है। वह दिल में सोचने लगा कि केनीटो वरस्टन कितना रईस है, जो चीज देखो उसकी है। कुछ दिन बाद मुसाफिर ने देखा कि एक जनाजा जा रहा है। हजारों आदमी उस जनाजे के जुलूस में शरीक हैं। मुसाफिर समझ गया कि कोई बड़ा आदमी मरा है। उसने सोचा उस है आदमी का नाम मालूम करना चाहिए। जब उसने किसी से पूछा तो वही जवाब मिला कि नीटो वरस्टन। मुसाफिर को बड़ा रंज हुआ। वो सोचने लगा कि देखो कोई आदमी कितना ही बड़ा हो, कितनी ही दौलत और जायदाद का मालिक हो, मौत से नहीं बच सकता। तो फिर माल वो दौलत इकट्ठी करने का क्या फायदा? अब इस आदमी को देखो, सारा माल वो मता दूसरों के लिए छोड़कर रुखसत हो गया। मैं ख्वामख्वाह दौलत कमाने की फिक्र में मुल्कों मुल्कों घूम रहा हूं। मालदार बनने की ख्वाहिश ने मुझे परेशान कर रखा है। नहीं, अब मैं लालच नहीं करूंगा और जो भी काम करूंगा मेहनत से करूंगा और बस इतना कमाऊंगा कि अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकूं और इज्जत से रह सकूं। मेहनत और ईमानदारी से कमाकर खाने में ही जिंदगी मजे से गुजरती है। सिस्ता सूद अमीरे अर्दगर्द हरे भरे दरख्त थे और दरख्तों पर खूबसूरत परंदे अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। परंदों के गूल आते, कुछ देर दरख्तों पर बसीरा करते, फिर से उड़ जाते। मेरे अर्दगर्द हरे भरे दरख्त थे और दरख्तों पर खूबसूरत परंदे अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। परंदों के गूल आते, कुछ देर दरख्तों पर बसीरा करते, फिर से उड़ जाते। हवा से सर सब्ज दरख्तों के सर सब्ज पते लहलहाते तो एक सरूर किसी कैफियत पैदा हो जाती। नहर किनारे मुसाफिर दरख्तों के नीचे बैठकर सस्ता रहे थे। दोपहर की शदीद धूप से सभी नढाल थे। टांगे से जो भी उतरता कुंधे पर रखे रुमाल से अपना पसीना पूंछकर दरख्तों की छांव में हो जाता। एक उम्र रसीदा शख्स एक घने बरगद चारपाई डाले बैठा था। चारपाई के साथ मिट्टी का एक बड़ा सा मटका पड़ा था। जब भी कोई मुसाफिर वहां आता, वो उसे मटके से पानी का एक प्याला निकालकर पलाता। आज के बच्चे तो इस बात को शायद अनोखी बात ख्याल करें, मटके के ठंडे पानी का फरीज के ठंडे पानी से भला क्या मुकाबला। मुसाफिर मटके का ठंडा पानी पीकर खूब दुआएं देता। जब मुसाफिर कुछ पैसे देने की कोशिश करता तो उम्र रसीदा शख्स मुस्कुराकर कहता, बस दुआ कर दो, अल्लाह ताली मेरी नेकी को कबूल कर ले। फिर मुसाफिर के लब्बों पर दुआएं ही दुआएं होते। मेरा गुजरा अक्सर वहीं से होता। ये मंजर अब तक मेरी आंखों में महफूज है। फिर वक्त के साथ साथ मंजर में तब्दीलियां रोनमा होती हैं, होने लगे। बरगद का दरख्त जब सड़क बनाने के लिए काटा गया तो लोगों ने एहतिजाज किया, खूब शोर मचाया, नारेबाजी की। मुरझाएंगे बरगद को बचाएंगे, दरख्तों से दोस्ती निभाएंगे, बरगद को बचाएंगे, बरगद को बचाएंगे। इन नारों की गूंज में बरगद को कत्ल कर दिया गया। बरगद किया कटा। उम्र रसीदा शख्स इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका। बरगद का तना जब जमीन पर गड़ा, बूढ़ा भी वहीं पर गड़ गया। वो दोबारा न उठा।
बरगुद की जदाई उससे बर्दाश्त न हुई थी। लोग कुछ दिन बरगुद को याद करते रहे। वक्त ने बरगुद की याद को बहुत पीछे छोड़ दिया। अब न बरगुद था और न बरगुद को याद करने वाले। नहर किनारे बड़ी सड़क का आगाज हुआ तो एक दो नहीं, सैकड़ों दरख्त काट दिए गए। मैं उस वक्त स्कूल में था। स्कूल से वापसी पर मैं अपने जगरी दोस्त शौकत के साथ पैदल गाड़ी की तरफ आ रहा था तो नहर किनारे बहुत से दरख्त ऊंधे मिन पड़े थे। सुबह तो सारे लहलहा रहे थे। ये 4-5 घंटों में उन पर क्या कयामत टूट पड़ी। दरख्तों पर पत्ते तो अब भी थे, मगर सुबह की तरह लहलहाने रहे थे। 2-3 माह बाद दरख्तों की जगह ये लंबी लंबी सड़कें बना दी गईं, जिससे गाड़ियों की आमद व रफत में इजाफा हो गया। शहर से आने वाली सड़क को इस सड़क से मिला दिया गया था। सड़क बनते ही दरख्तों को भी भला दिया गया। मैं स्कूल से कॉलेज पहुंचा तो एक खबर सुनाई दी कि अब चूंकि ट्रैफिक का बहाव ज्यादा हो गया है, इसलिए नहर पर एक पुल बनाया जाएगा। पुल बनाने का वाज़ेह मतलब ये था कि इस मर्तबा भी दरख्तों को कुर्बान किया जाएगा। पुल बनाने के लिए ऐसा ही किया गया। दरख्तों की लंबी कतार को वह एक झटके में काट दिया गया। नहर पर पुल बन गया। नीचे पानी, ऊपर पुल, कहीं कहीं दरख्त। मुझे ये मंजर भी अब तक याद है। एंटर के बाद सऊदी अरब की एक कंपनी में मुलाजमत मिल गई। चचा जान पहले से वहां मुलाजिम थे। सऊदी अरब में शदीद गर्मी ने मेरा इस्तकबाल किया। दरख्त नाम की कोई चीज वहां दिखाई न दी। अपनी नहर, दरख्त औरा न पर बसीरा करने वाले परंदे बेअख्तियार याद आ जाते। पहली बार 2 साल के बाद वतन वापस आया तो नहर का मंजर बहुत बदल गया था। हर तरफ कोठियां ही कोठियां नजर आ रही थीं। मैंने हैरत का इजहार किया तो बड़े भाई जहीर ने कहा, यह जमीन तो अब सोने के भाव बक रही है। अपनी जमीन भी एक हाउसिंग स्कीम में आ गई है। हाउसिंग स्कीम? मैंने दोहराया। हाँ, हाउसिंग है स्कीम। खूब रकम मिलेगी। शहर में एक बड़ा सा घर बनाएंगे। जहीर भाई ने मुझे देखते हुए कहा। हमारी जरी जमीन बक गई। सिर सब्ज खीत और सर सब्ज दरख्त माजी का किस्सा बन गए। नहर किनारे के दरख्तों का मंजर जहन से महू हो गया। जिंदगी गो या बदल कर्रा गई। सऊदी अरब से मुलाजमत छोड़कर मैंने पंखों की एक छोटी से फैक्ट्री का आगाज कर दिया। चंद साल ही में मेरे कारोबार ने खूब तरक्की की। मैंने शहर से 2-4 कनाल जगह लेकर फैक्ट्री बनाई। जहां मैंने नई फैक्ट्री की बुनियाद रखी, वहां दरख्त ही दरख्त थे। फैक्ट्री बनाने के लिए दरख्त काटे गए तो एक दरख्त के जमीन पर गिरते ही उसकी शाख पर बना घोंसला मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो गया। चड़िया के 2 नन्हे नन्हे बच्चे चों चों करते दिखाई दिए। मेरे देखते ही देखते एक चील न जाने कहां से आई और चड़िया के बच्चे को लेकर उड़ गई। ओस से कबल कि मैं आगे बढ़ता, दूसरी चील दूसरा बच्चे भी ले उड़ी। चड़िया की चोंचों में अजीब सा करब था। मैं उस कैफियत में बेचैन तो हुआ, मगर चड़िया के लिए कुछ कर न सका। चड़िया बेचैन होकर इधर इधर उड़ती रही। आखिर कब तक अंधेरा छाया तो चड़िया भी आंसू बहाकर वहां से चली गई। अगले दिन मजदूर आए। तामीर का काम शुरू हुआ। चड़ियाओं की चोंचों की बाज गश्त मेरे कानों में काफी उरसे तक गूंजती रही। मैंने नई फैक्ट्री का इफ्तिताह एक मारूफ सियासी शख्सियत से करवाया। अब मेरा शुमार बड़े लोगों में होने लगा था। अब दुनिया की हर नामत मुझे मैसर थी। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पीसा ही पीसा, सब कुछ तो मैसर था मुझे। एक दिन शदीद गर्म मौसम था। मैं अपने दफ्तर के ठंडे माहौल में फाइलों पर झुका हुआ था कि मेरे सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर मुझे इतला दी कि एक शख्स आपसे मिलना चाहता है। मैंने मुलाकाती को दफ्तर में बुला लिया। आने वाले शख्स ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मेरा नाम शहजाद है, मैं 10 रुपए लेने आपके पास आया हूं। वाह, बहुत खूब। मॉडर्न फकीर मांगने का ये अंदाज खूब रहा। मैंने शहजाद को दाद देते हुए कहा, मैं भिखारी नहीं हूं। शहजाद फौरन बोला, तो फिर तुम क्या हो? जरा से अच्छे कपड़े। वक्त गुजरता रहा। 4 साल बाद शहजाद फिर मेरे सामने बैठा था। इसके सर के बाल उड़ गए थे। आज से कबल कि वो 10 रुपए का तकाजा करता, मैंने 100 रुपए उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने 100 रुपए लेने से इनकार किया तो मुझे ताजब हुआ। मैंने सोचा, जदीद दौर का फकीर है, उसका रेट भी यकीना बढ़ गया होगा। मैंने 500 रुपए का एक है निया नोट उसके सामने रख दिया। लो 500 रुपए उठाओ और यहां से चलते बनो। मेरा लहजा जरा सा तलख था। मुझे शहजाद का आना अच्छा नहीं लगा था। मैं पैसे लेने नहीं, कुछ देने आया हूं। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने शहजाद की तरफ देखा। मैं ये 2 तस्वीरें आपको देने आया हूं। ये कहकर शहजाद ने एक लिफाफे से
2 तस्वीरें निकालकर मेरे सामने रख दें। मैंने देखा, दोनों तस्वीरों में हरे भरे दोतनावर दरख्त दिखाई दे रहे थे। अब इन तस्वीरों के पैसे मांगोगे? मैंने शहजाद को घूरा। ऐसा नहीं है, मैं उन तस्वीरों के पैसे आपसे नहीं लूंगा। क्या आप इन दरख्तों का फल बेचना पसंद करेंगे? शहजाद के सवाल पर मैं चौंका। अजीब पागल आदमी हो। दरख्त, फल? भाई ये दरख्त मेरे नहीं हैं। जब ये दरख्त मेरे नहीं हैं तो मैं उनका फल कैसे बेच सकता हूं? और जाओ यहां से। शहजाद की बात पर मुझे गुस्सा आ गया। आप गुस्सा मत कीजिए, आप उन दरख्तों के मालिक हैं, उन दरख्तों पर लगे फल के भी आप ही मालिक हैं। शहजाद इतना कहकर खामोश हो गया। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था। तुम यहां से जाते हो या? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, आप इन दरख्तों के मालिक हैं। गौर से देखिए, दरख्तों पर आपके नाम की प्लेट दिखाई दे रही है। आपने गौर नहीं किया? शहजाद ने तस्वीरों पर एक जगह उंगली रखते हुए कहा। मैंने दोबारा गौर से दरख्तों को देखा तो वाकई मेरे नाम की प्लेट नजर आ रही थी। आपने नाम की प्लेट को देखकर मेरा गुस्सा कुदरे कम हो गया। मैं मामला हल करना चाहता था। भाई खुद ही बताओ, आखिर मामला क्या है? मेरी बात सुनकर शहजाद बोला। एक दरख्वास्त है आपसे। कहो क्या दरख्वास्त है? मैं हर सूरत मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। आपके 2-3 घंटे दरकार हैं, फिर आप पर हर बात वाज़ेह हो जाएगी। अनकार मत कीजिए। शहजाद का लहजा ऐसा था कि मुझसे अनकार ना हो सका। अजीब पर इसरार आदमी था। मैंने उसे 2-3 घंटे देने का इकरार किया तो उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। मैं उसके साथ फैक्ट्री से बाहर आया। मुझे हैरत हुई कि बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसके इसरार पर मैं बैठ गया। आस ने सस्पेंस की फजा अभी तक बरकरार रखी हुई थी। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई शहर से बाहर निकल गई। अब सड़कों के दोनों जानिब हरे भरे खेत नजर आ रहे थे। दाएं तरफ से एक कुचे रास्ते से गुजरकर हम दरख्तों के दरमियान आ पहुंचे थे। हमारी मंजिल आ गई है, ये ऐलान करते हुए शहजाद गाड़ी से उतर गया। फिर वो मुझे बाएं तरफ ले गया। ये दोनों फलदार दरख्त आपके हैं। ये दरख्त मेरे किस तरह हो सकते हैं? मैं अभी तक कुछ नहीं समझ पाया था। होगा, मैं जब पहली बार आपके दफ्तर आया तो 10 रुपए आपसे लेकर गया था। 1 साल बाद दोबारा आने पर भी 10 रुपए आपने दिए थे। शहजाद की बात सुनकर मैंने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने जवाब दिया, ये उन 20 रुपयों से लगाए हुए दरख्त हैं। हर दरख्त की लागत सिर्फ 10 रुपए है। अब मैं सोच गया था कि मैं उन्हें दरख्तों का मालिक कैसे हूं। शहजाद ने बताया कि वो लोगों में दरख्त बचाओ, दरख्त लगाओ का शूर पैदा करने के लिए ये काम कर रहा है। लोग मुझे भुकारी समझते हैं। ज़िरेनिया में भी ऐसा ही समझता था, मगर अब हर बात वाज़ेह हो गई है। मैंने लफ्ज था पर जोर देते हुए कहा, अन दरख्तों के फल का क्या करूं? शहजाद ने दरख्तों पर लगे फल की तरफ इशारा करके सवाल किया। ये बीच कर रकम फिलाही इदारों में तकसीम कर दो और कुछ रकम से मजीद दरख्त लगाओ। ये तो बहुत सस्ता सौदा है, सरमाया कम लगे और सवाब ज्यादा मिले। मैंने 10 रुपए का नया नोट शहजाद की तरफ बढ़ाया तो उसने शक्रिया के साथ उसे कबल कर लिया। शहजाद ने मेरी तरह और बहुत से लोगों से 10-10 रुपए लिए थे। सब दरख्तों पर उनके नाम लिखे थे। ये दरख्त माहौल को साफ रखने में मदद भी दे रहे थे और उनके फलों की आमदनी से गरीबों की मदद भी हो रही थी और ये सिदका जारिया भी था।